Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. एंड स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का पाठ 1, हमारे चारों ओर के पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। जैसा कि इस पाठ के नाम से ही क्लियर है, हमारे चारों ओर के पदार्थ, तो इसमें हम क्या है, हमारे चारों ओर प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो हमारे चारों ओर प्रकृति में हमें बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आपको टेबल, चेयर, उसके अलावा क्या नाम है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत सी वस्तुएं दिखाई देंगी। और इन सभी वस्तुओं का आकार, आकृति, बनावट सब कुछ बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जिस चीज से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। अर्थात प्रकृति में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं उन सब का नाम क्या दे दिया उन्होंने, पदार्थ। उदाहरण, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल जो बारिश देते हैं, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, ये सभी क्या है, पदार्थ है। अब बात आती है कि हमारे पास क्या स्टार्टिंग में ही इसका नाम पदार्थ रख दिया गया या ये किस चीज से बना है। तो जो भारतीय प्राचीन दार्शनिक हैं उन्होंने बताया कि पदार्थ मुख्यतः 5 मूल तत्वों, पदार्थ के 5 मूल तत्व कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना होता है। कि जितने पदार्थ हैं वो इन 5 मूल तत्वों वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बने होते हैं। और इन पांचों पदार्थों को, इन पांचों मूल तत्वों को पंच तत्व कहा जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन भी आता है कि पंच तत्व कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सभी क्या है, पंच तत्व हैं। और भारतीय दार्शनिकों ने बताया कि जो पदार्थ है, हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं वो इन 5 मूल तत्वों से बने हुए हैं। अब आता है कि ये तो थी प्राचीन दार्शनिकों की बात। अब जैसे जैसे साइंस में इन्वेंशन हुई, बहुत सारे आविष्कार हुए, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की नई परिभाषा दी। अब वो क्या है? आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसकी उपस्थिति को हम अपनी पांचों इंद्रियों में से किसी से भी महसूस करते, उसे पदार्थ कहते हैं। तो हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक, कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी कि किसी वस्तु को हमने रखा किसी सरफेस पे, किसी सतह पे रखा, और यदि हम उसकी बाउंड्री लगा के देखें और बाउंड्री लगाने से दिख जाता है कि ये हमारे पास इसने कुछ स्थान घेरा है। सेकंड थिंग, जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब उसका क्या नाम है, जैसे द्रव्यमान 50 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह से। और जिसकी उपस्थिति को हम अपनी पांचों इंद्रिया, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिया है, उन पांचों ज्ञान इंद्रियों में से किसी से भी महसूस कर ले तो उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास हमारे चारों ओर के पदार्थ में पदार्थ की कुछ सामान्य परिभाषाएं, जो स्टार्टिंग से पहले ही हमारे पास ये परिभाषा आई कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। सेकंड आई कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने बताया कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से बना है, जिन्हें पंचतत्व कहते हैं। और तीसरी जो मेन है, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार, उनके अनुसार कोई वस्तु जो स्थान घेर रही है, जिसमें द्रव्यमान है और जिसकी उपस्थिति को हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी से भी महसूस कर पा रहे हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि पदार्थ किस चीज से बना है। यदि हम बात करके चले तो देखिएगा, इसके 2 पॉइंट है पदार्थ के भौतिक स्वरूप के। सबसे पहला पॉइंट, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब कैसे देख सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है? आपने अपनी कक्षा में अध्यापक को पढ़ाते हुए देखा होगा। जब अध्यापक कक्षा में ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखता है, तो जहां वो पढ़ा रहा होता है, तो वहां आप चेक कीजिएगा कि पढ़ाने के बाद जब हम नीचे देखें फर्श पर, हमें चौक के छोटे छोटे कण, बिल्कुल बारीक सा पाउडर दिखाई देता है। इसका मतलब चौक क्या एक पदार्थ है?
और वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। एक तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, एक और उदाहरण दी। मान लो हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हम कुछ जल लेते हैं। अब इस जल में हम थोड़ा सा एक चम्मच के आसपास नमक या शर्करा, शर्करा मीन चीनी, जैसे इसमें एक चम्मच नमक या शर्करा खोलते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद नमक या शर्करा, शर्करा चीनी उस जल में घुल जाएंगे, जल में घुल जाएंगे और आपको घुलने के बाद नमक या शर्करा के कण दिखाई नहीं देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कोई चीज घुली हुई है। इससे क्या क्लियर हुआ कि नमक या शर्करा है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था और वो कण कहाँ गए, जल के जो अणु हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान है, वे कण उसमें समावेशित हो जाते हैं, उनके अंदर जाके एंटर कर जाते हैं, जिससे जल के लेवल में कोई बदलाव नहीं आता। यदि हमने 100 ml जल लिया है, मान लो यहाँ तक 100 ml है, तो उस नमक या चीनी घोलने के बाद भी इसका लेवल यही का यही रहेगा, यानी कि ये 100 ml का 100 ml ही रहेगा। इससे क्लियर हो गया कि जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि जब हमने नमक या शर्करा को जल में घोला है तो उस समय नमक या शर्करा के कण बहुत छोटे छोटे कण हैं और वो सभी क्या हैं, जल के कणों के बीच में समावेशित हो जाते हैं। जैसे ये जल के कण है, मान लो ये जल के कण, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में ये जगह है, ये क्या है, रिक्त स्थान। तो नमक या शर्करा के कण यहाँ पर आकर, इस जगह पर आकर समावेशित हो जाएंगे, इनके बीच में आकर बैठ जाएंगे। इसी कारण से जल के लेवल में कोई बदलाव नहीं होता। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात करें तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हमारे पास दो पॉइंट है। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण, कि कणों के अंदर कुछ विशेष गुण हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कि पदार्थ के कणों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। यदि हम इनकी बात करें तो सबसे पहला गुण है हमारे पास, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसे अभी हमने हमारे पिछले टॉपिक में किया, ये है कि हमारे पास यदि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने 100 ml जल लिया है, मान लो यहाँ तक एक 100 ml है, हमने इस लेवल तक उसमें जल ले लिया है। जब हम इस 100 मिलीलीटर वाले जल में एक चम्मच शर्करा या नमक डालते हैं तो शर्करा या नमक के कण छोटे कणों में टूट जाते हैं और वे कण जल के अणुओं के बीच समावेशित हो जाते हैं, जल के अणुओं के बीच में ही खाली स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिससे जल के लेवल में या जल के आयतन में कोई बदलाव नहीं होता और वह 100 ml का 100 ml ही रहता है। इससे क्लियर क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली स्थान है और उसमें किसी दूसरे पदार्थ के कण समावेशित हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब इस पॉइंट को यदि हम ध्यान से देखें कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसे है, आपने अपने घरों में पूजा के लिए यूज होने वाली अगरबत्ती को देखा होगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, उसमें आप दो अगरबत्ती लेंगे। एक तो है जो हमारे पास बिना जलाई हुई अगरबत्ती और दूसरे है जलती हुई अगरबत्ती। आपने क्या किया, एक बिना जली हुई अगरबत्ती को हमारे रूम के अंदर किसी कोने में रख दिया। जब आपको उसके सुगंध को महसूस करना है तो आपको उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन जैसे उसे जलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही उसके सुगंध पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, यानी कि दूसरे वाली अगरबत्ती जो जल रही है उसके सुगंध हम दूर से भी महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके सुगंध सारे कमरे में फैल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं, जब अगरबत्तियों को जलाया तो पदार्थ के कण जो है वो गति अवस्था में आ गए, गतिज अवस्था में आ गए और वो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं। तो जब पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, इस वाले उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसको हम एक उदाहरण से ही बताते हैं
कि एक हमारे पास ठंडा खाद्य पदार्थ है और एक है गर्म खाद्य पदार्थ। किचन के अंदर कोई हमारे पास ठंडी वस्तु बनी है, ठंडी वस्तु का मतलब क्या है, कोई सब्जी बनाई और वो यदि ठंडी हो गई है, और दूसरी तरफ सब्जी जब गर्म गर्म बन रही है, तो दोनों में यदि हम सुगंध की बात करें तो जो ठंडी खाद्य पदार्थ है या हम ये कहें ठंडी वस्तु है जो खाने की, उसकी सुगंध थोड़ी देर में महसूस होगी, या ये कहें बहुत नजदीक जाएंगे तब महसूस होगी। लेकिन जो गर्म खाने की सुगंध है वो हमारे को यदि दूर भी खड़े होंगे तब भी महसूस हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि तापमान जितना बढ़ता जाएगा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इसीलिए गर्म खाने की सुगंध हमें दूर से ही महसूस हो जाती है। अब बात आती है कि यदि हम यहाँ एक और उदाहरण लें। अब इस उदाहरण में हम क्या कर रहे हैं, एक गिलास गर्म पानी ले लें और दूसरी तरफ एक गिलास ठंडा पानी ले लें। उस गर्म पानी के गिलास में और ठंडे पानी के गिलास में हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालते हैं, एक एक दो दो क्रिस्टल डालते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे कि जो गर्म पानी है उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अपने आप से घुल जाएंगे और घुलने के बाद बिल्कुल वो सॉल्यूशन, बिल्कुल वो विलेन क्या है, नीले रंग का बन जाएगा। जबकि ठंडे पानी के गिलास में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो उसके ऊपर रह जाएंगे, वो उसमें डिसोल्व नहीं होंगे, यानी कि उसमें मिश्रित नहीं होंगे, यानी कि वो विलेन प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे, यानी कि उसका रंग प्रॉपरली नीला नहीं होगा। इससे हुआ क्या कि हमने सिर्फ ठंडे पानी के गिलास के अंदर या गर्म पानी के गिलास के अंदर एक या दो क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के डाले और वो कण आपस में एक दूसरे के साथ अपने आप से मिल गए। तो जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कण आपस में एक दूसरे से अपने आप मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। विसरण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिलना, इसे विसरण कहते हैं। तो यह है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुण। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुण का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है, पर इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझेगा कि पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस प्रकार आकर्षित करते हैं, यदि हम देखें कि मान लो हमारे पास एक लोहे की कील है, उसके अलावा हमारे पास एक चौक का टुकड़ा है, और एक रबर बैंड है। हम इन तीनों पर ही, लोहे की कील है, चौक के टुकड़े हैं, रबर बैंड है, इन तीनों पर ही हथौड़े से मारकर हथौड़े से प्रहार करते हैं, हथौड़े से इन पर मारते हैं या इन्हें काटने की या खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं लोहे की कील को हथौड़े से मारने पर बहुत मुश्किल से मुड़ेगी या ये कहेंगे नहीं टूटेगी, जबकि चौक का टुकड़ा या रबर बैंड ये आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो लोहे की कील है उनके कणों के बीच एक आकर्षण बल है जिसकी वजह से कील को खींच नहीं सकते, कील को मोड़ नहीं सकते प्रॉपरली, कील को तोड़ना मुश्किल है। तो इसका मतलब लोहे की कील में आकर्षण बल बहुत अधिक है, चौक के टुकड़े और रबर बैंड में कम है। तो इसका मतलब क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके बीच में एक बल कार्य करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है, और यह बल ही कण को एक साथ रखता है, यानी कि बल की वजह से ही कण एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य है कि आकर्षण बल मजबूत होगा या कमजोर होगा, यह प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा लोहे की कील में आकर्षण बल सबसे अधिक है, इसलिए इस आकर्षण बल का सामर्थ्य सबसे अधिक है, जो के टुकड़े और रबर बैंड इनमें उससे कम होता है। तो प्रत्येक पदार्थ के कणों में जो आकर्षण बल है उसका सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो ये है हमारे आज के वीडियो में पढ़ाए गए टॉपिक। हमारे चारों के पदार्थ में आज हमने पढ़ा पदार्थ कहते किसे हैं, दूसरा पढ़ा पदार्थ का भौतिक स्वरूप, और तीसरा हमने टॉपिक पढ़ा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी कोण। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा
कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।